नमस्कार। आज बात करते हैं राजनीतिक दलों के आर्थिक स्थिति का। कई बार आपने अखबारों में खबर पढ़ी होगी कि फला दल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि वो राजनीतिक दल सत्ता से बाहर है, उसे चुनाव लड़ने के भी उसके पास पैसे नहीं है, कर्मचारियों का वेतन देने की दिक्कत हो रही है। ऐरा इस तरह की खबरें जो हैं बराबर कई बार आती हैं और सुर्खियां भी बन जाती है। और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि राजनीतिक दलों की आर्थिक स्थिति का आधार तो निश्चित रूप से सत्ता ही होती है, क्योंकि सत्ता की हनक के बल पर वे पैसे कमाते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं। लेकिन इसमें विरोधाभासी बात यह है कि जैसे ही राजनीतिक दल सत्ता से बाहर होते हैं तो उनका जमीर जाग जाता है और पारदर्शिता की बात करने लगते हैं। वो कहना शुरू कर देते हैं कि सत्ताधारी दल को पारदर्शिता का पालन करना चाहिए, और जब खुद सत्ता में होते हैं तो पारदर्शिता का कहीं कोई मूल्य नहीं होता है, कोई अस्तित्व नहीं हो। इस एपिसोड में बात करेंगे कि राजनीतिक दलों के पास पैसा कहां से आता है, वो चंदा किस तरह से वसूलते हैं और चंदा के लिए क्या शर्तें हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के सहयोगी प्रतिष्ठान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की बात करेंगे, जिसने हाल में ही चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, जिसकी बीजेपी ने आलोचना की है और कहा है उसे पुरस्कार देना राष्ट्रद्रोह है। साथ में बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मंच पर नहीं बिठाने की कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने इस भाषण में क्या कहा और मिसेज मिशेल ने किस तरह से उनका अभिवादन किया। जब तक राजनीतिक दलों की वित्तीय स्थिति की बात है तो सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। और यही वजह है कि दिल्ली में कांग्रेस का दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बहुत बड़ा दफ्तर है और भाजपा का तो 5 सितारा दफ्तर इसी मार्ग पर। कांग्रेस का दिल्ली प्रदेश का अलग दफ्तर है, राष्ट्रीय जनता दल का दफ्तर है और अन्य कई राजनीतिक दलों के दफ्तर इस मार्ग पर है। और इसमें सबसे बड़ी विरोधाभासी बात यह है कि जब कोई सत्ताधारी दल सत्ता में होता है तब तो ठीक है, लेकिन वो जैसे ही सत्ता से बाहर जाता है भ्रष्टाचार का आरोप लगाते, उससे धन उगाही का आरोप लगाते हैं, उससे जो है पैसे बटोरने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग करके पैसे कमाए जा रहे हैं। तो यह हर राजनीतिक दल की स्थिति है। सत्ता में रहेंगे तब कुछ नहीं है, लेकिन सत्ता से बाहर होते ही पारदर्शिता की बात आज शुरू हो जाती है, सिद्धांतों की बात शुरू कर देते हैं, सिद्धांतों की राजनीति की बात शुरू कर देते हैं। आपने कई राजनीतिक दलों को देखा होगा कि उन पर आरोप लगे हैं कि वे जो है चुनाव के लिए उम्मीदवारों से पैसा लेते हैं। अब यहाँ भी तरह क्लियर कर दें कि सारे राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ते हैं वे अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए खर्चा देते हैं, और अब तो एक सांसद के लोकसभा क्षेत्र के चुनाव लड़ने के लिए लाखों में नहीं करोड़ों में रुपए दे जाते हैं। और आपने ये भी महसूस किया होगा कि जो भी उम्मीदवार होते हैं उनमें ज्यादातर या तो बाहुबली होते हैं, यानी जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, या बड़े पैसे वाले लोग होते हैं और वही चुनाव लड़ते हैं। और ये भी आरोप लगाया जाता है कि भाई फलाने उम्मीदवार ने जो पैसा दे करके टिकट हासिल किया है। बाबा नागार्जुन की एक कविता है ना आपको, आए हैं दिल्ली से टिकट मार के बड़े बड़े प्रभुवन के पांव पखार के। तब तो पांव पखारे जाते थे, वो थोड़ा सिद्धांतों का दौर था, लेकिन अब पांव नहीं पखारे जाते हैं, अब तो सीधी थैलियां दी जाती है, थैलियां दीजिए और टिकट दीजिए। ऐसा भी होता है, इसे कोई झुटला नहीं सकता है। अब इसमें एक बात और देखिए कि कोई राजनीतिक दल जो है उसकी आर्थिक स्थिति की जब खबरें आती है, उसकी आर्थिक तंगी की खबरें आती है, तो उसे एक परिवार के रूप में मत लीजिए कि परिवार की तरह आर्थिक रूप से तंग हो गया है, व्यक्ति के रूप से तंग नहीं नहीं। वो विशाल होते हैं, बड़े दल होते हैं, उनके अपने आर्थिक स्रोत होते हैं। ये ठीक है कि उनके एक स्तर से कम पैसा हो जाता है तो उसके बाद उनको आर्थिक स्थितियां थोड़ा परेशान करने लगती हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन करना होता है, राष्ट्रीय स्तर की रैलियों का आयोजन करना होता है, जिसमें लाखों और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, चुनाव सभाएं करनी होती है, उनके नेता जो है विशेष विमान से जाते हैं। तो अब तो ये नहीं कह सकते हैं कि भाई उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन आय का स्रोत जो पहले हुआ करता था, जो बाढ़ पैसे की आती थी, वे सत्ता से बाहर होने के बाद वो बाढ़ नहीं आती है, इसलिए रोना रोते हैं। उद्योगपति ही राजनीतिक दलों को चंदा देते, वही इनका पोषण करते और हमेशा यही होता रहा है। इधर इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया बना है और यह एक तरह का वचन पत्र है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से
खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी और इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनी रूप दिया। लेकिन यह भरोसा नहीं किया जा सकता है कि इन्हीं बॉन्ड के बल पर इन राजनीतिक दलों का पोषण होता है, ऐसा संभव नहीं है। बहरहाल इन दिनों चर्चा चल रही है इंदिरा गांधी स्मारक प्रतिष्ठान की, यानी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार आयोग की पूर्व अध्यक्ष तथा चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट की बात चल रही है। बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के तहत 2024 के लिए 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार की बात तो खूब राजनीतिक हंगामा हुआ है। पहले कांग्रेस जो है इस पुरस्कार के तहत, कांग्रेस से संबद्ध प्रतिष्ठान है और सभी दलों के अपने प्रतिष्ठान है, उन प्रतिष्ठानों में खूब पैसा जाता है, पार्टियों का ही पैसा जाता है और कहा जाता है कि प्रतिष्ठान अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये सब बोलने की बातें होती है। तो इस प्रतिष्ठान ने अभी 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया, जिसकी वजह से खूब चर्चा में है। पहले इसके तहत 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन अब यह राशि 1 करोड़ रुपए हो गई है और इसको लेकर के खूब राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है, खूब चर्चा हो रही है। भाजपा कांग्रेस पे हमला कर रही है और कांग्रेस अपने बचाव में कई बार कुछ नहीं कर पा रही है। सभी दलों की यही हालत होती है, अगर वहां भी ऐसा होगा तो यहाँ से हमले होंगे, यहाँ होगा तो वहां से हमले होंगे। ये तो राजनीतिक खेल होता रहता है। लेकिन इस राजनीतिक खेल में कौन पीसा जाता है, इस राजनीतिक खेल में किसकी खिचड़ी बनाई जाती है, वह तो आम नागरिक ही होता है। आम नागरिक को गरीबी के नाम पर उसका दोहन होता है, उसको अमीर बनाने के नाम पर दोहन होता है, उसे सिर्फ गुमराह किया जाता है और गुमराह करने का खेल चारों तरफ चलता है। ये राजनीतिक दल करते हैं, सत्ता के लिए करते हैं। मिशेल को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देने को भाजपा ने कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी काम बताया है और कहा है कि मिशेल जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की प्रमुख थी तो उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की बात कही थी और कहा था कि वहां पर जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और इसको संयुक्त राष्ट्र संघ को इसकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने मिशेल को भारत विरोधी बताया और कहा कि उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा, भाजपा ने एक और खेल किया है और कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इस समारोह में अपमान हुआ है। मंच पर 3 लोग बैठे थे, जिनमें एक सोनिया गांधी थी, दूसरी बैचलेट थी और तीसरे थे पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेन। आरोप लगाया गया है कि इसमें कांग्रेस परिवार को ही महत्व दिया गया है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे की सीट पर बैठना पड़ा था। तब हम यह अनुमान लगा रहे थे कि तीसरी कुर्सी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए होगी, लेकिन वहां तो मेनन को बिठाया गया है। 1986 में शुरू हुआ यह पुरस्कार अब तक जो है रूस के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को दिया गया, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिया गया और जिम्मी कार्टर जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति उनको दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि 1998 में यह पुरस्कार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को दिया गया, जिनके राज में आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं और वे बांग्लादेश को जो है कट्टरपंथी राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। देखिए, बाद में यह पुरस्कार कोफी अनन साहब को दिया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं। बांग्लादेश की राष्ट्रपति रही, वो प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को 2009 में यह पुरस्कार दिया गया। श्रीमती इला भट्ट को उनके आजीवन उपलब्धियों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। हाल में ही 2-3 साल पहले यह पुरस्कार जो है प्रसिद्ध पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया। ट्रस्ट की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने सुश्री मिशेल बैचलेट को यह पुरस्कार देने की वजह बताते हुए कहा, She reformed her country's healthcare system by improving access to primary care facilities, targeting her government's policies toward vulnerable sections such as victims of sexual abuse, promoting their rights to good health and well-being. She was also responsible for improving the conditions and treatment of women in the military and the police force.
Her far-reaching tax reforms resulted in more inclusive pension schemes and social protection programs for women and children, and the adoption of quotas to increase women, inviting her to address. Good evening, everyone. It is a true privilege to be once again in India, a country of extraordinary cultural richness, profound history, and vibrant diversity. This is a country where tradition and modernity walk hand in hand, where the past speaks through every stone and hope shines in every face, by multiple conflicts and with challenges that no nations can solve alone. And one of these challenges is a triple planetary crisis of climate change, pollution, and biodiversity loss.